हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। हम लोग जान गए हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहना चाह रहा है कि यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी दो बॉडी हो तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लागू हो रहा होगा। ठीक है जी। हम लोग ये भी पढ़ चले हैं कि फोर्स हमेशा पेयर में काम करता है। ठीक, एक बॉडी जो दूसरे पे अप्लाई कर रहा है उसे एक्शन कहते हैं, और जो दूसरा पहले अप्लाई कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ये दोनों बात सत्य है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत हम लोग जानते हैं कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जानते हैं कि ये दो बॉडी है, पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी है। ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पहले द्वारा अप्लाइड फोर्स दूसरे पर और दूसरे द्वारा अप्लाइड फोर्स पहले पर, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ये दो बात हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। इन दोनों बातों को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। दोनों ही ट्रू है, दोनों ही सत्य बात है। ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है जो किसी प्रत्येक बॉडी पे लागू हो रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए मैंने कहा था कि ये एविडेंस दे रहा है फोर्स लगने का। दो बातें बोल रहा है कि फोर्स हमेशा पेयर में काम करता है, ये पेयर ऑफ फोर्स है। वन बॉडी सेकंड पे अप्लाई कर रहा है फोर्स 1 2, सेकंड बॉडी 1 पे अप्लाई कर रहा है फोर्स 2 1। ये दोनों फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। और क्या है जी, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। एक यदि राइट वार्ड काम कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट वार्ड काम कर रहा है। अब इन दोनों कंबाइन किया जा रहा है। केस ले रहे हैं हम लोग कैसा कि हमारा अर्थ हो जाए, हमारा एक अर्थ हो जाए जिसका मास लगभग 10⁻25 किलोग्राम के रेंज में है, और एक और बॉडी ले रहे हैं जिसका मास 1 किलोग्राम के रेंज में है। इन दोनों बातों को अप्लाई किया जा रहा है इस स्थिति पर कि एक हमारा अर्थ हो गया और एक हमारे पास कोई एक मास है जिसका, एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है। इन दोनों अप्लाई किया जा रहा है। इस पे दोनों फोर्स काम कर रहे होंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में काम कर रहा होगा, जो निकाला जाएगा F बराबर किससे, F बराबर कैपिटल G जो कांस्टेंट है, पहला M, अर्थ के मास को कैपिटल M से ले रहे हैं M, और दूसरा मास स्मॉल m, बीच की दूरी जो भी हो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो भी हो, r का स्क्वायर। ठीक है जी। अब जितना फोर्स, ये तो हो गया हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से बात, कंडीशन बन गई हम लोग की। अब इससे अप्लाई किया जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा कि ये फोर्स जो है, ग्रेविटेशन का फोर्स जो है, दोनों पे अप्लाई हो रहा होगा। ठीक, अर्थ भी जितने फोर्स है इस बॉडी को, 1 किलोग्राम के मास की बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है, तो 1 किलोग्राम का मास भी, 1 किलोग्राम का मास भी अर्थ को उतना ही फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर। किसके हिसाब से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। मैं फिर बोल ले रहा हूं कि आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंबाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रू है। ट्रू होगा तो बात अप्लाई कर सकते हैं हम लोग जगह पर। ये कोई हमारा धरती का केस ले लिया और कोई बॉडी ले लिया, मार्कर ले लिया, गेंद ले लिया, पत्थर ले लिया, उस पर अप्लाई कर दिया। धरती का मास मैंने बोल लिया है, रेंज में बोल लिया है, कितना है मास धरती का, लगभग 10⁻25 के रेंज का है, और दूसरा मास हमने क्या लिया है, 1 किलोग्राम का। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं तो ये फोर्स मिलता है। ये फोर्स दोनों पे अप्लाई हो रहा होगा, किसके हिसाब से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। कहना चाह रहे हैं कि जितना फोर्स धरती इस बॉडी पे लगा रहा है अपने सेंटर की ओर, उतना ही फोर्स ये 1 किलोग्राम का बॉडी भी लगा रहा है धरती पर अपने सेंटर की ओर। दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा। सोच के बहुत भयानक लग सकता है ये बात कि जितने फोर्स से धरती किसी 1 किलोग्राम की बॉडी को या किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, वो बॉडी भी धरती को अपनी ओर उतने ही फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। कब, यदि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों अप्लाई किया जा रहा है एक ही पॉइंट पर, तो अब ये महसूस हो रहा है। अब बात आती है कि गेंद हम छोड़ दे रहे हैं तो गेंद धरती को गिर जा रहा है, धरती मूव करके नहीं जा रहा है किधर की ओर, गेंद की ओर, या 1 किलोग्राम के मास की बॉडी की ओर। इसका कारण क्या है, F बराबर M में
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे जाइए, क्या मिलेगा हम लोग को? क्या मिलेगा कि एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन जो है, यहां पे मास क्या हो जाए, यहां पे फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। यदि फोर्स हमारा कांस्टेंट हो जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को? ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक ये ऐसी स्थिति बताना चाह रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहा है, एफ ही लगा रहा है, यही फोर्स कितना लगा रहा है, एफ ही लगा रहा है। दोनों पर फोर्स क्या है, बराबर है। फोर्स क्या हो जा रहा है हमारा, कांस्टेंट हो जा रहा है। इस इक्वेशन में न्यूटन थर्ड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एफ बराबर एम में है। एफ बराबर एम पर ए निकाला जा रहा है, तो क्या मिलेगा, फोर्स अपॉन मास। हमने फोर्स को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, क्योंकि दोनों पर 1 किलोग्राम का मास जो फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, वो भी चार्ज लगा रहा है 1 किलोग्राम के मास के बॉडी पर, वो भी दोनों फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तब क्या देखने में आता है कि एक्सेलरेशन जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। और यदि मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यही स्थिति है हमारे यहां पर। धरती का मास बहुत ज्यादा है, धरती का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। कितना है जी, लगभग 10⁻25 किलोग्राम के रेंज का है। इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही फीबल हो जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, बहुत ही लिस्ट बहुत ही कम हो जा रहा है। दूसरी ओर जो हमारा 1 किलोग्राम का जो मास था या गेंद था, जो पत्थर था, उसका मास धरती के मास के मुकाबले बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है। एक्सेलरेशन दोनों में ही है। अब यहां पर एक्सेलरेशन निकाला जाए तो कितना मिलेगा, 10⁻25 के रेंज का मिलेगा। ये मास नीचे जाएगा तो ऊपर लेगा तो क्या 10⁻25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सेलरेशन मिलने वाला हम लोग को, 10⁻1 के रेंज का मिल रहा है। इसके मुकाबले कितना ज्यादा है, ये 10⁻24 गुना ज्यादा है।